नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एडवांस मैथ में एक चैप्टर आपका ज्योमेट्री है। बेसिकली ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, ना कि कोई चैप्टर है। मैथमेटिक्स के एक पार्ट में ज्योमेट्री, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, उसी प्रकार से ज्योमेट्री भी एक पार्ट है जो एडवांस मैथ में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और एडवांस मैथ में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में इसका काफी ज्यादा वेटेज रहता है। तो इसको आज हम शुरू कर रहे हैं और बेसिक से जो कभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है वो अभी पढ़ के अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में रखेगा कि हाँ, ज्योमेट्री उसको भी आती है। तो ज्योमेट्री बेसिकली चित्रों पर आधारित है और इसका मतलब ही है जियोमेट्रोन, यानी कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मिट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी धरती के किसी टुकड़े को मापने के लिए जो पद्धति अपनाई गई उसी को कहा गया ज्योमेट्री। तो जाहिर सी बात है उसमें रेखा चित्र बनाया होगा, रेखाखंड बनाए होंगे, कुछ चित्र उसके बनाए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया। तो उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा जियोमेट्री। और जियोमेट्री, पूरी जियोमेट्री आपके चित्रों पर आधारित है। अगर फिगर का एनालिसिस आपका बढ़िया है तो जाहिर सी बात है ज्योमेट्री आपकी बहुत बढ़िया है। कभी कभी आप देखेंगे कि ओरल भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है और फिगर का एनालिसिस बहुत बढ़िया से किया है। अभी हम धीरे धीरे उसी ले में आगे बढ़ेंगे कि एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का सफर शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि ज्योमेट्री का पहला फिगर क्या होगा। क्योंकि चित्रों पर आधारित है तो जाहिर सी बात है इसका कोई एक चित्र होगा। पहला क्या चित्र बनाए जिससे हमारी ज्योमेट्री शुरुआत हो? तो हम कहेंगे कि पहला चित्र जैसे ही हमने पेन रखा चित्र बनके कंप्लीट हो गया। कहेंगे कौन सा चित्र? तो आप कहेंगे पॉइंट। क्या बना? पॉइंट। पॉइंट, अब इसकी विशेषता क्या है? पॉइंट एक सर्टेन लोकेशन रखता है। पहली बात, अगर हमें कोई एकदम निश्चित इनफाइनाइट जो है एकदम डिफिनिट पॉइंट चाहिए, डिफिनिट जगह का मार्क करना है, तो आपको उस पॉइंट का जीआर चाहिए, ग्रेड रेफरेंस चाहिए, तो आप उस जगह पे एग्जैक्ट जा सकते हैं। पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी से सारी ज्योमेट्री का प्रादुर्भाव होता है, सारे फिगर बनना शुरू होते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने पेन रखा तैसे ही एक चित्र फॉर्म्ड हुआ, उसको बोलेंगे पॉइंट। पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं होती है, ना तो चौड़ाई होगी, ना ही लंबाई होगी, ना ही ऊंचाई होगी, किसी प्रकार का कोई डायमेंशन नहीं होता है। कहेंगे ये कौन सा चित्र है जिसमें कोई डायमेंशन है ही नहीं? तो यह ऐसा फिगर है जो डायमेंशन लेस है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस है ही नहीं। अगर किसी सर्कल में मान लीजिए रेडियस है ही नहीं तो इसका मतलब उसके सरकमफ्रेंस एक दूसरे में सटे हुए होंगे, तो क्या उसका एरिया मेजरमेंट कर सकते हैं? आप कहीं कभी कर ही नहीं सकते हैं। और यही कंडीशन यहां पर होती है कि ज्योमेट्री में पहला फिगर पॉइंट, और पॉइंट एक निश्चित स्थान रखता है, इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, यह डायमेंशन लेस फिगर होता है। अच्छा, क्या बार बार पॉइंट पॉइंट लिखेंगे? क्या नहीं। इसको डिनोट करने के लिए डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। अब आइए थोड़ा सा और देखते हैं। यहां पर एक कह रहा है ऐसा फिगर जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट ना हो, इनफाइनेटली कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी कि वह मतलब ऐसा नगण्य हो, इनफाइनाइट्स हो कि उसका मेजरमेंट किया ही ना जा सके। तो आप कहेंगे कि जब कोई डायमेंशन ही नहीं तो मेजरमेंट होगा ही नहीं। अब कहेंगे कि पॉइंट, एक पॉइंट आपने ड्रा किया, क्या इस पॉइंट से कोई रेखा ड्रा कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, कोई नहीं, आप इनफाइनाइट्स रेखा ड्रा कर दीजिए। कहेंगे ठीक है, कर दिया हमने, एक इधर से कर दीजिए, एक इधर से कर दीजिए, एक इधर से कर दीजिए, यानी कि पॉइंट को पॉइंट से होकर जाए तो कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जितना मन कहे उतना ड्रा करिए। और यह इनफाइनाइट्स
लाइन ड्रा कर सकते हैं आप। चलिए, अच्छा इस लाइनों को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे इन लाइनों को कंकरेंट लाइन बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्करेंट पॉइंट। आइए यहां पर भी देख लेते हैं, एक पॉइंट दिया गया हो और उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा की जाए, उस लाइन को क्या कहेंगे, कंकरेंट लाइन। यानी कि कंकरेंट लाइन ऐसी लाइन होगी जो एक दूसरी लाइन को उस पे काट रही होगी, यानी कि वो बाइसेक्ट कर रही होगी। यहां पर देखिए, अगर एक लाइन हमने ऐसे ड्रा कर दिया, दूसरी लाइन ऐसे ड्रा किया, तो यहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। यह पॉइंट होगा कंकरेंट पॉइंट और यह लाइन क्या होगी, कंकरेंट लाइन। आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमने कहा कि दो पॉइंट ले लेते हैं, सर्टिन दो पॉइंट हमने ले लिया, निश्चित दो पॉइंट ले लिया हमने, तो आप कहेंगे कि इनके बीच में कितनी रेखाएं ड्रा कर सकते हैं, कितनी लाइंस ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें केवल और केवल एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, केवल और केवल एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। अच्छा इस लाइन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाइन सिगमेंट, इसको बोलेंगे हम लाइन सिगमेंट। इसको हम कहेंगे लाइन सिगमेंट। क्या होगा, लाइन सिगमेंट। लाइन सिगमेंट का मतलब क्या होता है, रेखा का भाग, खंड। अच्छा, क्या यह रेखा खंड ए और बी रेखा का एक भाग है, पॉइंट निश्चित है, डिफिनिट पॉइंट दे दिया गया कि भाई इसी जगह का पॉइंट है ये, उनके बीच में एक रेखा, सीधी रेखा, सरल रेखा ड्रा कर दिया गया। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ए बी और ऊपर एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ये होगा लाइन सेगमेंट का। अच्छा अगर मैं कहूं कि फिर लाइन बनी कहां से, आपने लाइन कहा तो लाइन कैसे बनी, तो इस तरह से आप पॉइंट को डिनोट करते रहिए। कहां तक डिनोट करना है, इनफाइनाइट तक डिनोट करना है। कहां तक, इनफाइनाइट तक। और इन सभी पॉइंट्स को एक में सटा दीजिए, यानी इनके बीच का जो गैप है उसको खत्म कर दीजिए, तो यह कुछ इस तरह से नजर आएंगी। आप कहेंगे हाँ, और यही चीज होगी आपकी एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। जब इनफाइनाइट पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो और उनके बीच का डिस्टेंस नगण्य हो, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस ना हो कोई, तो वह एक लाइन फॉर्म्ड करती है। अब लाइन को डिनोट कैसे करते हैं, इसको करेंगे ए बी, इसके ऊपर लाइन, सेम लाइन की तरह एक फिगर ड्रा करेंगे जो बोथ साइड एक्सटेंड हो रही है, चाहे राइट वर्ड हो या लेफ्ट वर्ड हो। आप देखिए इनफाइनाइट पॉइंट थे, तो इनफाइनाइट तक लाइन जाएगी, एरो का मार्क है ये, यानी कि यह इनफाइनाइट तक जा रही है। क्या इसमें एरो का मार्क है, आप कहेंगे नहीं इसमें एरो का मार्क नहीं है, इसलिए यह इनफाइनाइट नहीं है, यह इसका एक पार्ट है जो निश्चित है, ये डिफिनिट है। अगर इसी लाइन पर अगर मैं एक पॉइंट ड्रा कर दूं, ये सब देख रहे हैं आप पॉइंट, हाँ, अगर ये लाइन पे पॉइंट ड्रा किए जाए तो इन पॉइंट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। लीनियर का मतलब होता है रेखीय, ऐसे पॉइंट जो सीधी रेखा में हो उसको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अब कहेंगे कि क्या कोलिनियर पॉइंट के अलावा भी कोई पॉइंट बनेगा, तो कहेंगे हाँ, इसका उल्टा यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट किसी भी प्लेन में ले लीजिए। प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन स्ट्रक्चर जिसमें लंबाई, लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई हो, तो उसको बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर, यानी कि टू डायमेंशन स्ट्रक्चर, और इसको आप प्लेन कह सकते हैं। यहां पर आप पॉइंट ड्रा कर दीजिए, क्या यह एक रेखा में है, आप कहेंगे नहीं, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, एक संरेखी नहीं होंगे। तो यहां पर देखिए इसका डिफिनीशन दिया गया है कि कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं, कि वह एक लाइन, कॉमन लाइन पर ड्रा किया गया हो,
एक लाइन हो, उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर वो ड्रा किया जाए, तो उसको कॉमन लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अगर कोई प्लेन में एक संरेखीय रेखा में, यानी एक रेखा में कोई पॉइंट ड्रा नहीं है, अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। अभी तक हम लोगों ने पॉइंट की सारी प्रॉपर्टी को सीखा। आइए पॉइंट के बाद लाइन सीखते हैं। लाइन क्या है? अगर हम एक सीध में कई पॉइंट ड्रा करें और यह पॉइंट कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक जाए और इसके बीच का डिस्टेंस हम अगर खत्म कर दें तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। तो जस्ट एक लाइन तैयार होगी। क्या लाइन इनफाइनाइट तक जाएगी? आप कहेंगे अगर पॉइंट इनफाइनाइट तक है तो लाइन इनफाइनाइट तक जाएगी। तो यह राइट वर्ड भी इनफाइनाइट तक जाएगी और लेफ्ट वर्ड भी इनफाइनाइट तक जाएगी। हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि यह लाइन है? तो लाइन को डिनोट करने के लिए ए बी उसके ऊपर सेम लाइन का ही सिंबल ड्रा कर देते हैं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां ए बी एक लाइन है जो कि इनफाइनाइट तक जा रही है, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड दोनों साइड में। और इसको डिनोट करने के लिए ए बी के ऊपर सेम लाइन का सिंबल ड्रा करते हैं। अब लाइन में देखिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कनेक्टेड हैविंग नो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। उस पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रखिए तो आप वो सट जाएगी। अच्छा, अभी तक तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा कि पॉइंट विदाउट डायमेंशन की फिगर है, यानी उसमें ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई है। तो ये कौन सा फिगर है? तो कहेंगे ये लाइन वन डायमेंशन स्ट्रक्चर है। ज्योमेट्री में बिना डायमेंशन के एक स्ट्रक्चर पॉइंट और दूसरा स्ट्रक्चर ये कि केवल वन डायमेंशन स्ट्रक्चर है लाइन। लाइन में एक ही बिमी है, एक ही बिमा की आकृति है जिसमें केवल लंबाई और लंबाई ही है, चौड़ाई नहीं है। इसमें केवल लंबाई है, बाकी चौड़ाई नहीं है। इसकी थिकनेस आप नहीं पता कर सकते, लेकिन इसकी लेंथ पता कर सकते हैं। अब लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो आइए देखते हैं कि ये प्रॉपर्टियां। इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो लाइन हो तो उसको मैं कितनी तरह से ड्रा कर सकता हूं? आप कहेंगे तीन तरह से, एक, दो और तीन। कैसे ड्रा करेंगे? तो आप कहेंगे कि एक लाइन ले लीजिए और ये दूसरी लाइन उसके पैरेलल बना दीजिए। अब ये पैरेलल क्या चीज है कि दो लाइनें ऐसी रखिए जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो। अगर बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा तो जाहिर सी बात यह है लाइन एल और लाइन एम। तो लाइन एम के ऊपर लाइन एल परपेंडिकुलर है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही यह बताएगा कि ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या ये लाइनें एक दूसरे से कभी मिलेंगी? आप कहेंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रख रही हैं तो ये जीवन में कभी नहीं मिलेंगी। जैसे इंडियन रेलवे की पटरियां हैं, वो कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन साथ ही साथ चलेंगी ये। अब दूसरी लाइन कैसे ड्रा कर सकते हैं? तो आपने कहा इसको इस तरह से ड्रा करिए कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दें। तो ये है लाइन एल और ये एम, एक दूसरे को एक जगह पे बाइसेक्ट कर रही है। तो यह जो पॉइंट है जहां बाइसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? यह बोलेंगे इसको कंकरेंट पॉइंट है, इसको कंकरेंट पॉइंट। और यह क्या होगी? आपकी होगी कंकरेंट लाइन। अब तीसरा कंडीशन से क्या है, कैसे ड्रा कर सकते हैं? कहें कि भाई ऐसा करिए कि आप एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को रख दीजिए, उसके सारे पॉइंट दूसरी लाइन से टच होते हो। अगर किसी भी लाइन के दूसरी लाइन, एक लाइन यानी यल के पॉइंट, सारे पॉइंट यम के सारे पॉइंट को टच करते हो, तो इसका मतलब है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप की गई है। तो ओवरलैप करने पर केवल एक ही लाइन दिखेगी आपको, कुछ इस प्रकार से। ये तीन कंडीशन होती है। चौथी कंडीशन कोई नहीं होती है। अगर आप दो लाइनें लें, आप देखिए पैरेलल ड्रा कर दिए, कभी बाइसेक्ट कर दिए, कभी उसी के ऊपर पैरेलल कर दिए। अब आप चौथी कैसे ड्रा करेंगे? आप कहेंगे चौथी ड्रा हो ही नहीं सकती। तो कंडीशन से तीन ही होती है, चौथी नहीं। आइए अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी, यहां देखिए यह कंकरेंट लाइन है और ये जो पॉइंट
जहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, एक कंकरेंट पॉइंट है। तो आप ये कहेंगे क्या कंकरेंट पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हैं? तो आप कहेंगे इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट पर इनफाइनाइट लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है। आप इसमें ड्रा करते रहिए, जितना मन चाहे उतना ड्रा कर दीजिए, इनफाइनाइट उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। दूसरी लाइन पैरेलल लाइन है, जिसके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा और यह डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब यह लंब होगा, यानी कि जो आधार रेखा है उस पर जो ऊपर की रेखा जा रही है उस पर परपेंडिकुलर होगा। अब मैं ये कहूं कि अगर परपेंडिकुलर की बात करें, यदि हमने ए बी और ये ओ पी, ए बी के ऊपर हमने एक लाइन ऐसी ड्रा की ओ पी जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे ओ पी इज ए परपेंडिकुलर अपॉन ए बी। इस तरह से हम लिखते हैं इसको कि ओ बी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। देखिए परपेंडिकुलर यहां पर, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि ऊपर से आपने लंब डाल दिया। ट्रांसवर्स लाइन क्या है? अब यहां पर दो लाइनें नहीं है, तीन लाइन है, और तीन लाइन यानी कि दो लाइनें पैरेलल हैं, उसको एक लाइन दोनों लाइनों को सेक्टिंग कर रही है। एक सेक्टिंग पॉइंट यहां पर कट पॉइंट है और एक दूसरा यहां पर है। यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अभी हम इसको सीखेंगे, क्योंकि यहां से एंगल फॉर्म्ड होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद आता है कि इंटरसेक्शन टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ ए पॉइंट। अगर दो हमने लाइनें ले ली और एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रा किया, तो कितनी जगहों पर वो काट सकती है? कहेंगे दो जगह पे। क्या तीसरी जगह पे काटेगी? कहेंगे नहीं। किसी भी तरह से लाइन ड्रा करिए, दो लाइनें हमने ड्रा कर दिया, इस तरह किया दो पॉइंट पे कटा, इस तरह किया दो पॉइंट पे कटा, इस तरह किया दो पॉइंट पे कटा, तीसरे पॉइंट पे कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा, कभी कट नहीं सकता। चलिए, और अगर हम दो प्लेन लेते हैं, दो प्लेन को लेंगे तो एक लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी यानी कि कट करेगी, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमने आपको बता ही दिया। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आती है रे। सूर्य को आपने देखा होगा और हम कहते हैं कि कहां से रोशनी आ रही है, तो आप कहेंगे सूर्य से। कहां तक जा रही है पता नहीं, वो तो इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन निश्चित लोकेशन है सूर्य का जहां से रोशनी शुरुआत हो रही है, तो हम कहेंगे कि यह सन है और यहां से रोशनी चल रही है, रे चल रही है, यह किरण चल रही है। कहां तक जा रही है? आप कहेंगे इनफाइनाइट तक जा रही है। तो आप अब इसको डिफिनीशन कैसे देंगे कि एक ऐसे पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से कोई भी रेखा जो इनफाइनाइट तक जाती है वो रे के रूप में दर्शाते हैं हम उसको। अब हमने कहा कि यह ओ पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है और ए पॉइंट जो इनफाइनाइट है कहीं और तक, तो इसको लिखेंगे कैसे? ओ ए के ऊपर सेम इसी डायरेक्शन से लाइन का हम बना देंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए दोनों साइड में हम इसको नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक साइड में तो डिफिनिट है, एक जगह पर स्थिर है, दूसरी जगह स्थिर नहीं है, वो कहां तक जाएगी यह पता नहीं है। अब आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? भाग, कट। कोई लाइन लीजिए और यहां से हमने कहा कि इसको कट कर देंगे, यहां से कट कर दीजिए इतना, ए बी, ये भाग हमने निकाल लिया। यानी कि मान लीजिए अगर आपने कहा 15 सेंटीमीटर हमने इसमें से निकाल लिया, तो क्या है? जस्ट लाइक ए लाइन सेगमेंट। इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए बी के ऊपर सेम लाइन सेगमेंट का सिंबल लगा देंगे, तो लाइन सेगमेंट आपका ड्रा हो जाएगा। अच्छा, कितने पॉइंट से बनी है ये? तब कहेंगे लाइन तो इनफाइनाइट पॉइंट से बनी है, तो आप कहेंगे कि लाइन का जो इनफाइनाइट पॉइंट से बनी है तो इसका एक निश्चित बिंदु है, लाइन सेगमेंट का निश्चित बिंदु है, यह स्टार्टिंग पॉइंट, यह एंड पॉइंट है। लेकिन लाइन का कोई भी निश्चित बिंदु नहीं है कि वह कहां तक टिल्ड करके जाएगी या कहां तक जा रही है, वो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्लेन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं।
प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे लकड़ी का गुटका हो जिसपे केवल और केवल उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर। जैसे धरती का कोई एक पार्ट ले लीजिए, खेत को नापने जा रहे हैं तो खेत की मोटाई थोड़ी नापते हैं, खेत की लंबाई और चौड़ाई नापते हैं। जो ऐसा प्लेन जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो उसको हम कहते हैं 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर, और उसी को हम बोलते हैं प्लेन। अब आता है एंगल। अभी तक तो आपने रे देख लिया, सिंगल रे को देखा, अब आप 2 रे को देखेंगे और एंगल फाउंड करेंगे। अब 2 रे क्या है? अगर 2 रे एक इनिशियल पॉइंट से मूव कर रही है और अलग अलग डायरेक्शन में हो या एक ही डायरेक्शन में हो, तो उनके बीच के झुकाव को एंगल कहते हैं। यह होता है एंगल। अच्छा, डिनोट कैसे करते हैं? तो यह सिंबल है एंगल का। अब हमने कहा कि यह मान लीजिए ए ओ बी, ए ओ बी, तो एंगल ओ कैसे इसको लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे एंगल ए ओ बी। जो ये बीच का है, बीच का जो वैल्यू लिखी गई है, जो आपका एल्जेब्रिक फॉर्म लिखा गया है, वही इसका एंगल है। तो आप कहीं कहीं इस ऐसे पढ़ेंगे एंगल ओ, और कहीं कहीं इस तरह से पढ़ेंगे ए ओ बी, यानी कि बीच वाले एंगल ओ की बात कर रहा है। तो आपने देखा कि ऐसा कॉमन पॉइंट जहां से 2 किरणें निकलती हैं अलग अलग डायरेक्शन में और उनके बीच के झुकाव को हम एंगल कहते हैं। सेम यहां पर देख लीजिए, वही यह इनिशियल पॉइंट है और यहां से किरणें निकल रही है, इनके बीच के झुकाव को एंगल कहते हैं। एंगल यहां पर इसको लिखा गया है एंगल एक्स ओ वाई। अब ध्यान देने वाली बात तो यह है कि भाई इसमें और क्या क्या चीजें हैं। यह कौन सी लाइन है? तो हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत बढ़िया से इसको समझेंगे कि इस लाइन का महत्व कितना है, इस लाइन को कहते क्या है। फिलहाल में थोड़ी सी जानकारी यहां पर भी रख लेते हैं। इस लाइन को कहते हैं फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन, या हम कह सकते हैं इनिशियल, फिक्स्ड लाइन या इनिशियल लाइन। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिवॉल्विंग लाइन। कौन सी लाइन है? रिवॉल्विंग लाइन। रिवॉल्विंग लाइन का मतलब ऐसी लाइन जो घूम रही हो। अच्छा, अब घूमने के कंडीशंस में क्या होता है कि अगर कोई लाइन यहां से घड़ी के उल्टे रुख यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे मूव कर रही है, तो कौन सा एंगल फाउंड होगा? आप कहेंगे कि तब पॉजिटिव एंगल फाउंड होगा अगर घड़ी के उल्टे रुख घूम रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। अगर घड़ी के सीधे रुख घूम रही है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, तो वहां पर कौन सा एंगल फाउंड होगा? आप कहेंगे वहां पर निगेटिव एंगल फाउंड होगा। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं कि अगर यह लाइन इस तरह से कुछ मूव कर रही हो, तो ये जो डायरेक्शन होगा जो एंगल फॉर्म करेगी वह पॉजिटिव एंगल फॉर्म करेगी। अगर यहीं पर कहा जाए कि यह लाइन घड़ी के उल्टे रुख यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, तो आप कहेंगे निगेटिव एंगल फॉर्म होगा, निगेटिव एंगल फॉर्म होगा। आइए अब इसमें देखते हैं। अब एंगल तो हमने सीख लिया, अब एंगल के प्रकार कितने हैं अब इसको सीखते हैं, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा एंगल, सबसे पहला एंगल हम मानते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करता हो, लेकिन 90 डिग्री नहीं हो, 90 डिग्री से कम हो। आप कहेंगे 89.999999 इनफाइनाइट, तो वह भी मान लेंगे हम कि हाँ ठीक है न्यून कोण है। लेकिन अगर 90 डिग्री हो गया तो आप कहेंगे 90 डिग्री तो राइट एंगल हो जाएगा। इसलिए जब ये हम एंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें एक्यूट एंगल
यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे वो सब एक्यूट एंगल कहलाएंगे। हालांकि 0 डिग्री पर भी एक्यूट एंगल होता है, बट अगर हम 0 डिग्री बनाते हैं तो वह एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ध्यान से देखिए, 0 डिग्री हमने बनाया तो आपने कहा कि ये 0 डिग्री एक ही लाइन ड्रा की है, नहीं, हमने 2 लाइनें ड्रा की। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है, तो यहां पर 0 डिग्री बनेगा और 360 डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ स्ट्रेट लाइन भी बन जाएगी, यहाँ परफेक्ट एंगल भी बनेगा, पूर्ण कोण बन जाएगा जो 360 डिग्री का होगा। तो इस तरह से भी एंगल बनते हैं। तो एंगल के क्लासिफिकेशन में सभी चीजों को अभी हम सीखेंगे। अब एक्यूट एंगल क्या कह रहा है कि एक्यूट एंगल 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को बोलेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल। फिर आता है ओब्ट्यूस एंगल। ओब्ट्यूस एंगल क्या होता है, अगर मैं रिवॉल्विंग लाइन को थोड़ा सा और घुमा दूं और 90 डिग्री से एबव कर दूं तो ओब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। लेकिन कहां तक घुमाऊंगा मैं, 180 तक घुमाना है, इससे ज्यादा नहीं। यानी अगर 180 पर भी ले आते हैं तो भी मामला गड़बड़ है। 180 से कम, कुछ कम करिए, और 90 से 180 के बीच में होना चाहिए। यानी कि आप कहेंगे 90 से 180 के बीच में होना चाहिए, ना तो 90 हो और ना ही 180 हो, इनके बीच में बात कर रहे हैं, इनके बीच में होना चाहिए, तब होगा वो ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो सॉरी ओब्ट्यूस एंगल होगा। अब आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, अच्छा इसमें स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल अगर रिवॉल्विंग लाइन को एकदम सीधी कर दिया जाए कांस्टेंट लाइन के सहारे पर, यानी कि कांस्टेंट लाइन ये है फिक्स्ड लाइन, इसी के सीध में आगे की तरफ रिवॉल्विंग लाइन कर दिया जाए तो यहां पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और 180 डिग्री का एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा का कोण। अब उसके बाद अगर और रिवॉल्विंग लाइन मूव कर जाए तो कौन सा बनेगा एंगल, प्रतिवर्ती, यानी रिफ्लेक्ट एंगल। रिफ्लेक्ट एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा होता है। तो यहां से देखिए 180 से बड़ा, 360 से छोटा। यहां देखिए 180 से बड़ा, 360 से छोटा, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब आता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, कंप्लीमेंट का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड, यानी पूरक। ऐसा एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यहां पूरक कोण होगा और ये होगा समपूरक। कहीं कहीं इसको हम कोटि पूरक कहते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल को कोटि पूरक कहीं कहीं कहते हैं और कहीं कहीं पूरक कोण भी लिखा रहता है। अब कंप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी देख लीजिए। अगर हमने कहा अल्फा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एक एंगल बना लीजिए, इसको ए और इसको आपने बी माना, तो दोनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। आप यहां तो कर रहे हैं। अब यहां पर अगर एक लाइन में लिखना चाहे, कहेंगे कि भाई इसको पक्षांतर कर दीजिए, ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी और बी इज इक्वल टू 90 माइनस ए। आप कहेंगे यहां पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, कहें हाँ ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं बी को यहां पर पुट करूं 90 माइनस ए, यानी कि ए का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो ए का कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस ए। है बात सही, कहेंगे हाँ यह तो प्रूव्ड हो रहा है। इसी प्रकार बी का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस बी। अरे भाई 90 में से सेम बी को घटा दीजिए, उसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। चलिए, अगर यह चीजें आपके समझ में आई होगी तो जाहिर सी बात है कि और चीजें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब आता है कि समपूरक कोण किसको कहते हैं। समपूरक का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो।
एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए, यह ए है, ए और इसको बी। अब आप कहेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू 180 माइनस बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार बी इज इक्वल टू 180 माइनस ए लिख सकते हैं। कहेंगे हाँ, बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब ये बताइए कि ए का कंप्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री है, हाँ, ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा, बी। बी का सप्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा, ए। अच्छा, अगर मैं ए के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या कह सकता हूं, तो आप कहेंगे कि भाई ए को मैं यहां पर ए बराबर इतना लिखा गया है, तो मैं इसी जगह पर लिख देता हूं 180 माइनस बी। तो यानी कि बी का सप्लीमेंट्री एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस बी, और ए का सप्लीमेंट्री एंगल इसी प्रकार 180 माइनस ए। तो बात समझ में आई। यह प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां पर तो आपने ये सारी प्रॉपर्टियां देख ली। अब यहां थोड़ा सा देखिए, गौर करेंगे। देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल, दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री और कंप्लीमेंट्री एंगल जिसका सम 90 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल क्या होते हैं, तो आइए थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल आर इक्वल, आपने कई बार सुना होगा। कहेंगे दो पेन को लीजिए, एक दूसरे को क्रॉस बनाइए और देखिए सेम अल्टरनेट सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल सेम है। आप कहेंगे हाँ सेम है। अच्छा, प्रयोग करते समय एक बार ध्यान दीजिए कि अगर आपने इस तरह से रखा है और एक लाइन को फिर मूव कराते हुए दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो आप कहेंगे वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल आर इक्वल। कहेंगे हाँ है इक्वल। कैसे इक्वल है, आप कहेंगे कि ठीक है, यहां पर देख लीजिए। अगर मैं कहूं कि यह लाइन इस तरह से है और इसको मैंने यल एम कुछ इस प्रकार से कर दिया, यल एम, तो देखिए यहां 180 डिग्री बन रहा है, तो यहां पर भी 180 डिग्री बन रहा है। तो कहेंगे वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल आर इक्वल। है ही भाई, नीचे 180 ऊपर 180। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट कर रही हैं तो उनके आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होंगे। कोई दो लाइनें एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं तो उनके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये भी आमने सामने के कोण आपस में बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू वाई और z इज इक्वल टू टी। अच्छा, इसको और कैसे प्रूव करेंगे, हमने कहा कि x इज इक्वल टू वाई है, तो अगर हमने एक को मान लिया तो दूसरा प्रूव हो जाएगा कि हाँ। तो आप ये कह सकते हैं यहां 180 डिग्री बनेगा, तो x प्लस टी इज इक्वल टू जेड प्लस वाई, क्योंकि 180 यहां भी बनेगा। अच्छा, x की वैल्यू y के बराबर है, तो यहां पर हम रख देते हैं x प्लस टी इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स। x से x कैंसिल आउट, t इज इक्वल टू जेड। तो आप ये कह सकते हैं जब t z के बराबर है तो x y के बराबर होगा। तो आपने सीखा वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल आर इक्वल। चलिए थोड़ा एडजेसेंट एंगल के बारे में जानते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब एक ऐसे बिंदु से जहां पर दो एंगल बनते हो और वो दोनों एंगल एक साथ में हो, उसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। अच्छा, देखिए हैविंग ए कॉमन पॉइंट, इसका एक कॉमन पॉइंट है, यहां से दो एंगल फॉर्म्ड हुए हैं। एक एंगल ए है थीटा 2 और एक एंगल ए है थीटा 1। थीटा 2 और थीटा 1 एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, पास में संलग्न एंगल है, जिसको आसन्न एंगल भी कहते हैं या संलग्न एंगल कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे। अब कहते हैं लीनियर पेयर क्या है। लीनियर का मतलब होता है लाइन, और लाइन में पेयर क्या बनाना है। देखिए एक लाइन ड्रा कर दीजिए, पेयर बनाने के लिए कोई लाइन और ड्रा कर दीजिए इसके ऊपर। तो जो एंगल यहां पर x एंड y बनेगा, ये दोनों एक जोड़ी जो बनेगी वह पेयर एंगल कहलाएंगे। पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब सर आप तो बता रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल है। हाँ भाई सप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन जब लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दिया, गणितज्ञों ने क्लासिफिकेशन किया, तो हमको तो इसको पढ़ना ही है।
तो हमने यहां पर देखा एक्स और वाई दोनों पेयर एंगल है, यानी कि रेखीय जोड़ी है, और यही सप्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। बस इतना सा इसमें था। एक पॉइंट और देखते हैं, एंगल ऑन वन साइड ऑफ ए लाइन। अगर आपने एक लाइन ड्रा किया और वन साइड, एक साइड में एंगल को ड्रा किया, तो आप ये बताएं कि उनका सभी का सम कितना होगा। कहेंगे एक साइड का मतलब है 180 डिग्री बनेगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अगर कोई पॉइंट ले ले हम, मान लीजिए ये पॉइंट हमने ले लिया, आप ये बताइए कि इसके चारों तरफ कितने एंगल बनेगा। कहेंगे यहां पर तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि एक सर्कल है और सर्कल ऐसा है जो डायमेंशनलेस है, यानी कि रेडियस लेस है। तो आप ये कहेंगे वो पॉइंट है और पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहां पर कितना बनेगा 360 डिग्री। अब यही चीजें अगर मैं कहूं यहां से ए लाइन ड्रा किया जाए, अब इसके चारों तरफ कितना एंगल बनेगा। कहेंगे सर कोई मतलब तो है नहीं, आप लाइन ड्रा करिए, चाहे एक लाइन ड्रा करिए, इनफाइनाइट लाइन ड्रा करिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बात किया गया है कि इस कंकुरेंट पॉइंट की और पॉइंट के चारों तरफ जितना भी एंगल बनता है 360 डिग्री बनता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर दो पैरेलल लाइन हमने ड्रा किया और एक ट्रांसवर्स लाइन यहां पर ड्रा किया, तो यहां पर जो एंगल बनेगा, ये मान लीजिए ए बना और ए बी, चलिए नाम कर देते हैं, ए बी नहीं 1 2 करते हैं, 1 और ये मान लीजिए 2, यहां पर आपका 3 एंड 4। देखिए, तो आप कहेंगे कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है क्या? कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है विच इज द एंगल सेम पोजीशन एंड सेम लोकेशन। आप कहेंगे सेम पोजीशन सेम लोकेशन का मतलब कैसे है? कहेंगे ऐसा काम करिए कि अगर इस लाइन ए लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसको मिलाते मिलाते ए लाइन इसके ऊपर रख दीजिए, तो आप ये बताइए कि यह एंगल कहां एडजस्ट होगा। तो आप कहेंगे यह एंगल एडजस्ट हो जाएगा यहां पर, यहां पर एडजस्ट हो जाएगा। यह एंगल कहां एडजस्ट होगा? यह एंगल यहां पर एडजस्ट हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल आर इक्वल होते हैं। कहेंगे हाँ। अगर 3 1 वर्टिकली अपोजिट हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा कि नहीं? आप कहेंगे होगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा कि नहीं? होगा। तो आपने देखा कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि यह बराबर होगा इसके 1 एंड 3 के, और यह बराबर होगा इसके 2 के। तो आपने इसको भी देख लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा और देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है 2 एंड 1। इस लाइन के जो बाहर एंगल बनेंगे उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? 2 एंड 1, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है। 3 एंड 4 एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से बनेंगे? जो इन लाइनों के बीच में बने हुए हों, 3 एंड 4। यहां पर 3 एंड 4 जो येलो से लिखा गया है वह है इंटीरियर एंगल होगा। अब आता है कि यहां पर देखा आपने इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। अच्छा, दो अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करें, दो इंटीरियर एंगल को लें, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं दो इंटीरियर एंगल की बात करूं, इनकी दोनों को इंटीरियर एंगल की बात कर लूं, ये मान लीजिए ए और ये बी है, तो इनका सम कितना होगा? तो इनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। अच्छा, कैसे होगा? तो देखिए, यह लाइन पैरेलल है ये दोनों के बीच, यानी कि यल और यम, इसको मैं यल कह देता हूं, ये इसको यम, यल यम के पैरेलल है। अगर मैं यम को यल के ऊपर ले जाकर रख दूं तो बी कहां पर एडजस्ट होगा? तो आप कहेंगे बी एडजस्ट हो जाएगा यहां पर, कहीं यहां पर बी एडजस्ट होगा। तो आपने देखा
कि यहां से यहां तक तो 180 डिग्री बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आइए एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल ए है, अल्टरनेट एंगल ए है, एक्स एंड वाई, और दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अच्छा आप ये कैसे है? कहेंगे अच्छा ठीक बताते हैं कि एक काम करिए, इस लाइन को, ए लाइन यल है और ये यम है, यम यल के पैरेलल है, यम को उठा के यल के ऊपर रखिए। जैसे ही आप यम को उठा के यल के ऊपर रखेंगे तो यह एक्स यहां पर कुछ फाउंड होगा और यह वाई यहां पर पहुंच जाएगा। तो आपने पढ़ा है अपोजिट साइड एंगल तो इक्वल होते ही हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और एक्स एंगल इक्वल होगा, वाई एंगल इक्वल होगा। तो आप ये कह सकते हैं अल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल, जो अल्टरनेटिव एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, यानी अब एक्स का अल्टरनेट ये होगा और वाई का अल्टरनेट ये होगा। यह बात समझ में आई? तो चलिए एक और प्रॉपर्टी यही सीख लेते हैं, फिर आगे की क्वेश्चनों पर चलते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर, जस्ट आपने सीखा ही है। अब अगर एक लाइन ऐसी ड्रा की जाए कुछ इस तरह से, क्या यह परपेंडिकुलर होगा? तो आप कहेंगे नहीं होगा। चलिए यहां पर ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए बी ओ पी, तो ओ पी इज ए परपेंडिकुलर अपॉन ए बी। ओ पी परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? ए बी के। अगर मैं कहूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि एक लाइन ऐसी ए बी ड्रा करिए जो ऊपर ओ पी लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो और ए पी बराबर पी बी हो, यानी कि ए पी बराबर पी बी हो। तो आप ये कह सकते हैं कि यह ओ पी ए बी को बराबर दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि ओ पी इज ए परपेंडिकुलर अपॉन ए बी, और ए बी को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से के बाद भी कोई बाइसेक्टर होता है? तब कहेंगे हाँ, एक होता है एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर क्या है? एंगुलर बाइसेक्टर में ए और बी, अगर एंगुलर बाइसेक्टर है तो चलिए यहां पर हमने एक एंगल बनाया है। जब एंगल बनेगा, नाम ही है एंगुलर बाइसेक्टर, एंगल हमने फॉर्म्ड किया और इसके बीचों बीच एक और एंगल फॉर्म्ड किया। अब इसका जो वैल्यू है ये अल्फा, रुको, थीटा 1, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 दोनों कर दिया, यानी कि जो एंगल था वो थीटा था। जब इनका हमने आधा कर दिया तो थीटा बाई 2 हो गया और थीटा बाई 2 ए भी हो गया। अच्छा मैं अगर इसका आधा कर दूं, इसका आधा कर दूं, तो आप कहेंगे कि यह अल्फा बाई ए 2 है, यह भी अल्फा बाई 2 होगा। आप कहेंगे कि थीटा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा? आप कहेंगे 180 डिग्री होगा। क्या ऐसा होगा? कभी गलती से मत कहिएगा भाई, थीटा थीटा यहां पर है, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 है, तो ये कितना होगा? आप कहेंगे कि वो 90 डिग्री होगा। कभी ऐसा नहीं कि तुरंत मिला 180 है, तुरंत मिला और फट से यहां पर दोनों सेम ही लिख दिया ना, ये होगा थीटा प्लस अल्फा। यहां पर देखिए थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री है, लेकिन अगर मैं इनके दोनों को आधा कर दूं तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा, चाहे जितना
अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। अगर मान लीजिए इसको हमने 30 पुट कर लिया तो एक हो जाएगा 15 डिग्री, और इसको कितना करना पड़ेगा आपको, इसको करना पड़ेगा आपको 50, 150, 150 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 65, और 65 कितना होगा 90, ओ सॉरी 65 में, सॉरी ये 75, 130 होता ना, 75, 90 डिग्री। बात समझ में आई? चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर और कुछ क्वेश्चनों को करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, आइए बस जल्दी जल्दी इस क्वेश्चनों को कर लेते हैं। चलिए, एक कोण का मान उसके कोट पूरक कोण से 14 कम है। जैसे ही आपने पढ़ा कि कंप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, ये कंप्लीमेंट्री एंगल, तो आप ये कहेंगे कि कोई ऐसा एंगल बनाइए जो 90 डिग्री का हो और उसमें दो एंगल हैं, यह थीटा है, यह थीटा कितना कम है -14। अब थीटा थीटा दोनों जोड़ेंगे, इनको दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यह 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 14, यही होगा। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो 104, और 2 थीटा 2 से काटेंगे तो 5 टू 52, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन ले। किसी कोण का संपूरक कोण, यानी संपूरक कोण का क्या मतलब होता है कि उसका सप्लीमेंट्री एंगल उस कोण के 4 गुने, उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है। तो सीधे कुछ नहीं करना है, बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, यहां पर थीटा बना देना है, इसको कह रहा है 4 थीटा प्लस 10, 4 गुने से 10 अधिक है, कर लिया आपने। अब इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो थीटा प्लस 4 थीटा आ गया 5 थीटा, 5 थीटा इज इक्वल टू 170, 10 उसमें से घट जाएगा, 5 से काट दीजिए, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 तिया 15, 5 चौक 20, 34 डिग्री। लेकिन पूछा क्या है, मूल कोण का कोटि पूरक कोण क्या होगा। कोटि पूरक यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर रहा है, उसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 माइनस 34, इसका कंप्लीमेंट्री कितना होगा तो 56 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोण के का संपूरक कोण 12x प्लस 4 डिग्री है, तो सीधे बनाइए एक एंगल, यह हमने के माना, संपूरक कोण इसका यानी कि ये 12x माइनस ओ प्लस 4 डिग्री है ना, हाँ ठीक। अब क्या करा है, अगर इसका कंप्लीमेंट्री एंगल 6x है, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल 6x बना लीजिए, ओके है, हाँ x है ना, सही करेक्ट है, 6x डिग्री है, तो k का मान बताना है। आप ये बताइए कि यह 90 डिग्री है, तो आप कहेंगे 6x प्लस के इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक कुछ एंगल जो भी है, लेकिन अगर मैं इतना भाग निकाल दूं इसमें से तो कितना यह जो बनेगा ये 90 एंगल बनेगा कि नहीं। आप कहेंगे 6x जब इसमें से निकालेंगे तो बचेगा 6x प्लस 4 डिग्री, और 6x से यहां कैंसिल आउट, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 डिग्री, है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है 4 डिग्री। एक क्वेश्चन और लेते हैं। x और y दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण का मतलब क्या है, ऐसे कोण जिनका सम 180 डिग्री हो। यदि x का संपूरक कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं x का संपूरक कोण, पहले x की वैल्यू में बात कर लूं, एंगल आप ड्रा कर दीजिए, x का संपूरक कोण और y
y के परिपूरक कोण का आधा है, यानी कि अगर मैं इसको 2 थीटा मान लू, बस हो गया काम। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उसी के अकॉर्डिंग हमने किया। हमने कहा दूसरे तरीके से भी हो सकता है, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। कोण x का संपूरक कोण, कोण x हमने बना दिया, उसका संपूरक कोण थीटा हमने मान लिया, ठीक है। कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है, कोण y का कंप्लीमेंट्री एंगल 2x है। अब देखिए यह इसका आधा है, बात बन गई। चलिए ठीक, आप ये बताइए कि अगर मैं इनको 180 और 90 को जोड़ लूं कितना हो जाएगा, 270 होगा। आप कहेंगे हाँ 270 हो जाएगा। 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा होगा, तो आप कहेंगे 3 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 270, कहेंगे हाँ। और एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, 180 है ही, तो आप कहेंगे 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ होगा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा कि नहीं, होगा, ठीक। अब एक्स और वाई की वैल्यू पूछा है, ना कि थीटा की वैल्यू पूछा है, तो यहां पर पुट कर दीजिए। यहां पर पुट करेंगे, अगर ये इसको थीटा पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 150। अगर आप इसको 60 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 30। तो x इज इक्वल टू वाई, तो 150 इज टू कितना है 30, 5:1 के रेशियो में होगा, है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 5:1। तो आपने देखा कि केवल फिगर का एनालिसिस आपने किया, चित्रों के आधार पर आप इसको बहुत अच्छा अप्रोच करके लगा सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोण ए का संपूरक कोण उसके परिपूरक कोण के दुगने से 40 अधिक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। संपूरक कोण की बात कर रहा है, तो यानी कि जस्ट लाइक सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। अच्छा, दो तरह से भी लगा सकते हैं इसको। चलिए, एक तरह से एक लाइन में लगेगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए कोण ए का संपूरक कोण लिख लीजिए। कोण ए का संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस ए होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा सर। भाई ए का सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, तो 180 माइनस ए होगा। उसके कोटिपूरक यानी कि उसके कंप्लीमेंट्री एंगल के दुगने से 40 अधिक है, तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 माइनस ए होगा, के दुगने से 40 अधिक है, यही तो है। ये इसकी वैल्यू इसके कंप्लीमेंट्री एंगल के दुगने से 40 अधिक है, बात बन गई है। देखिए 2 से यहां पर जब गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस ए। यहां से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आएगा इधर, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री, बात बन गई। अब कह रहा है ए के संपूरक और कोटपूरक कोण का योग बताना है, तो आप ये बताइए कि इसका सब कंप्लीमेंट्री क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल आप कहेंगे 50 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री क्या होगा कहेंगे कि वो 140। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 190, है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 190 डिग्री। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन चित्र है, फिगर को देखकर ही आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए एक ट्रायंगल लेते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या दो लाइनें हमने ड्रा किया, क्या ट्रायंगल बना, कहेंगे नहीं बना। क्या ये दो लाइनें हमने ड्रा किया ट्रायंगल बना, नहीं बना। क्या ये दो लाइनें ड्रा किया ट्रायंगल बना, नहीं बना। क्या हमने इस तरह से दो लाइनें ड्रा किया ट्रायंगल बना, नहीं बना। क्या इस तरह से ट्रायंगल बना, नहीं बना। क्या ऐसे ट्रायंगल बना, नहीं बना। इसका मतलब दो लाइनों को कैसे आप ड्रा करिएगा ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा,
क्योंकि ट्रायंगल तो एक क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर है, तो ट्रायंगल बनने के लिए 3 एंगल होने चाहिए, 3 साइडें होनी चाहिए। बस अगर यही चीज आपके समझ में आई तो मामला एकदम क्लियर है। 3 एंगल और 3 साइड, तो 2 साइडों का मतलब क्या है? कुछ नहीं, 0 सन्नाटा, कोई मतलब नहीं है। 2 साइडें आप कैसी भी आप ड्रा कर लीजिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन तीसरी साइड जब ड्रा करते हैं तो ये एक ट्रायंगल बनाता है, एक क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाता है। क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर क्या होगा? ऐसी बंद आकृति जो 3 साइडों पर आधारित हो और 3 एंगल उसके होने चाहिए, तो ये होगा ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वह होती है 180 डिग्री इंटीरियर एंगल का सम। अच्छा, कैसे होगा? आपने कहा कि हमने 3 साइडें लिया, जिसमें से 2 साइड हमने हमारी बेकार थी, 2 साइड को हमने निकाल दिया और 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा 1:180 डिग्री। तो इसका मतलब इनका जो सम हो गया, इंटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कई तरह से प्रूव कर सकते हैं इसको, फिलहाल में अभी हम इसको समझ लेते हैं, आगे चल के इसको और विस्तृत समझेंगे हम। इसका मतलब यह कह रहा है कि अगर मैं 3 की जगह पर, साइड की जगह पर n पुट कर दूं तो एक फार्मूला हमारा निकलेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। यह होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अच्छा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बाबू ये है कि वह चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे हेक्सागोनल हो, टेट्रागोनल हो, पेंटागोनल हो, कुछ भी गोनल हो, इंटीरियर एंगल का सम इसी पर रख दीजिए, मामला आ जाएगा एकदम। चलिए, अगर चतुर्भुज है तो हम कहेंगे 4 - 2 इंटू 180 कर दीजिए, 2 गुणे 180 इज इक्वल टू 360 होता है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ होता है सर। तो यह फार्मूला आपके लिए एकदम प्रूव्ड हो गया है कि किस तरह से क्यों 2 को हटाते हैं, क्योंकि 2 लाइनें कभी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगी, क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगी। आइए थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मैं इसको थीटा मान लूं, इसको हमने बी माना और ये ए है, ए सी, तो अगर मैं कहूंगा ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, आप कहेंगे सही है हाँ सर, जस्ट यहां पर प्रूव किया हमने। तो आप ये बताइए कि यहां पर ए प्लस बी माइनस 180 डिग्री, एक मिनट, सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी। क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं? केवल ए बी को हम उधर पक्षांतर किए हैं बस, और कोई काम हुआ नहीं है। तो आप ये बताइए कि अगर मैं एक लाइन ड्रा कर दूं, इस लाइन को आगे की तरफ स्टैंड करूं, तो यहां पर कौन सा एंगल बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहां पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 180 डिग्री का एंगल कब बन सकता है, कब बन सकता है? तो आप कहेंगे कि ए बी सी, अगर यहां पर ए प्लस बी आ जाए तो बात बन जाएगी, कुछ ऐसा होगा। क्योंकि तभी ये बन सकता है जब यहां पर ए और बी आ जाए, क्योंकि ए बी सी 360 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। अब अगर मैं इसको बढ़ा दूं और यहां तक कर दूं, तो यहां पर क्या पुट करूंगा कि 180 डिग्री हो जाए? कहें ए और सी कर दीजिए। इसी प्रकार से आपने देखा किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल और उसी बेस पर उसके एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी, शेष रिमेनिंग दोनों एंगल के सम के बराबर होगी।
यानी कि सी के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी। अब कहेगा बी के एक्सटीरियर एंगल बाहरी कोण की जो वैल्यू होगी वो सी और ए के बराबर होगी, इनके सम के बराबर होगी। बस अगर यह चीजें समझ में आई तो आइए इस कोण को देख लेते हैं, बड़े आराम से आप लगा दीजिएगा। ए बी सी डी, यहां पर 62 डिग्री है और यहां पर 110 डिग्री है। तो आप ये बताइए कि यहां पर जो भी एंगल होगा उसकी वैल्यू और 62 की वैल्यू मिलके 110 बनाएगी। तो आप कहेंगे ए इज इक्वल टू 110 माइनस 62, घटा दीजिए तो 8 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई 48 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत बढ़िया से आपने इसको समझा और इसमें कुछ है नहीं, किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के वैल्यू के बराबर होता है। यानी कि इसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो होगी वह दोनों रिमेनिंग इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक त्रिभुज में सभी कोणों का मान पूर्णांक में है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके मापों का अनुपात नहीं हो सकता है। देखिए अगर मैं कहूं कि इनका सम 180 डिग्री है तो 180 तो कटना चाहिए उससे, तभी वो डिवाइड होगा कि इतने इतने, और पूर्णांक में इंटीजर में है, सभी एंगल इंटीजर में है। तो देखिए 3 2 5 3 2 5 6, 6 से इसको काटेंगे तो आराम से कट जाएगा, तो यह तो नहीं हो सकता। 3 3 4 7 5 12, अगर 12 यहां पुट करेंगे तो यह भी सही है, यह भी नहीं हो सकता है। 6 5 11, 11 7 18, 18 यहां पुट करेंगे तो यह भी परफेक्टली डिवाइड कर देगा इसको। 7 6 13, 13 और 8 13 7 20 21, 21, अगर 21 रखेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसको नहीं काट पाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, आप ये कहेंगे कि यही ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यह नहीं हो सकता है क्योंकि इनके सम से यह परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा। आइए एक और लेते हैं क्वेश्चन। दी गई आकृति एबीसी में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो दिए गए प्रत्येक कोणों का मान बताइए। आराम से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यह साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है तो जाहिर सी बात है यह भी अल्फा होगी, यह भी अल्फा होगी, सेम होगा, जाहिर सी बात है। अगर दो साइड ले लीजिए, दोनों साइड इक्वल हैं तो आप इसको कितना घटाइए कितना बढ़ाइए, जो बेस पर एंगल बनेगा वह दोनों इक्वल एंगल बनेगा। ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो बेस पर एंगल भी इक्वल होगा, चाहे कितना घटाएंगे चाहे कितना बढ़ाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर यह 80 डिग्री है तो ये बचा 100 डिग्री, और 100 का आधा कितना होता है 50, और यह भी हो जाएगा 50, तो 50-50 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण की माप क्या पूछा है, प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, प्रत्येक कोण का मान 50-50 डिग्री होगा, 50-50। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल ए बी एंड सी, एंगल ए माइनस बी, यह ए बी एंड सी, एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 33 डिग्री। ठीक, एंगल बी माइनस सी, एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू कितना है 18 डिग्री, 18 डिग्री है ना। हाँ ठीक,
तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान आपको बताना है, तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए यहां पर बी बी दोनों जगह पर कॉमन है, तो आप क्या करिए कि बी को ही आप केवल इंडिकेट करिए, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, बी को पक्षांतर करिए तो एंगल ए -33 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी। और इसको कैसे लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू -18 प्लस एंगल सी प्लस 18 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, अब इनको अगर जोड़ना है जोड़ लीजिए, घटाना है घटा लीजिए, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। इनको अगर मान लीजिए जोड़ लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, जोड़ ही लीजिए। अगर जोड़ते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा आपका 18 2 20, ये बच जाएगा आपका 15 -15 डिग्री इज इक्वल टू 2b एंगल 2b। बात क्लियर है। अब मैं कहूं कि ए बी सी को जोड़ दूं, इधर भी एक एंगल बी ऐड कर दूं, इधर भी एक एंगल बी ऐड कर दूं, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया कि नहीं, -15 डिग्री इज इक्वल टू 3 एंगल बी। अब देखिए ध्यान से, अगर इसमें से 180 में से 15 को घटा दूं तो कितना बचेगा, 165 इज इक्वल टू 3 एंगल बी। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री। अब देखिए अगर एंगल बी की वैल्यू 55 डिग्री आ गई तो बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, 55 इधर जाएगा जुड़ेगा तो 55 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 88। एंगल ए की वैल्यू कितनी बनेगी, 88 डिग्री। अब एंगल सी की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू 55 है तो ए इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, हाँ सही तो है। देखिए 8 5 13 130 और 8 5 13 130 140 143 143 40 यानी कि 37 तो सबसे छोटा कोण क्या बना, 37 डिग्री है कहीं। अच्छा योगफल पूछा है, सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण तो ये है, सबसे छोटा कोण ये है, इनका सम पूछा है तो सम आप निकाल दीजिए, इनको जोड़ेंगे 8 7 15 और 8 3 11 1 12 125 डिग्री। कितना हुआ, 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन, नहीं इसमें लास्ट है ये, तो हमने यहां तक एक पार्ट को खत्म किया, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन जो है एंगल पे बेस्ड थे, अभी और एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, इन सभी वेरियस टाइप एग्जामिनेशनों में पूछे गए हैं, तो उन्हीं को हमने इसमें लिया है। एक आध दो बार और प्रैक्टिस करिएगा तो आपके दिमाग में एंगल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं।